क्लास 10 साइंस 1 से हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। आज उसका देखेंगे लेक्चर नंबर 2। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं एंड लर्नर्स, इसमें हम सारी चीजें बात करेंगे पेज 7 to 14 के आपके टेक्स्ट बुक के। लेक्चर का जो नोट्स है वो कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, और साथ ही साथ बीच में मैं आपको कुछ क्विज भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कॉमेंट्स में देना है। हे लर्नर्स, लेक्चर नंबर 1 अगर अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि उसमें हमने आपके टेक्स्ट बुक का ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक और उसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ये 2-3 ये सारी पार्ट हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स वैसे हमारे टेलीग्राम पे भी मौजूद है, आप क्लास 10 शुभम करके सर्च कर सकते हो या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, यहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स आपको अरेंज्ड फॉर्मेट में हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। हमारे ऐप का नाम इजी लर्निंग है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स कैसे मिलेगा बहुत ध्यान से देखो। ऐप डाउनलोड करके प्लीज मैसेज मत करना। आपको करना क्या है कि आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इस तरफ जाना है, ऊपर की तरफ देखना है। एक बार आपने लॉगिन वगैरह कर लिया, ऊपर की तरफ आपका जो भी इनिशियल होगा नाम, उस पर देखना है, या फिर फोटो जो भी आपने डाला होगा उस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक साइड मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक साइड मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा। उस साइड मेन्यू में आपको फ्री मटेरियल पे जाना है। कहां जाना है आपको? फ्री मटेरियल पे, और वहां पे क्लास 10 के फोल्डर में आपको वो चीजें अरेंज फॉर्मेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप यहां से ले लेना। आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे क्या समझ में आता है तुम्हें कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? टेक्स्ट बुक में लिखी हुई चीजों को डिटेल में समझाता हूं। ये है हमारा बंटू जो बड़ा कंफ्यूज्ड है, और इसके सामने एक बॉल है। बंटू बोलता है कि अगर मैं एक बॉल को, मैं अर्थ के ऊपर हूं और मैं इस बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये बॉल ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। बॉल कितना ऊपर जाएगा ये तो डिपेंड करता है कि बंटू ने बॉल को कितने जोर से फेंका है, लेकिन एक टाइम के बाद बॉल कहीं पे तो जाके रुक जाएगा कि अब इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि बंटू ने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया बॉल को ऊपर जाने के लिए, और एक टाइम के बाद जाके वो बॉल रुक गया। जब वो बॉल एक टाइम के बाद वहां पे जाके रुक गया, उसके बाद क्या होगा? उस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होकर 0 हो गई है, और अब क्या होगा? वो बॉल गिरने लगेगा। एक सर्टेन हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी एक सर्टेन हाइट पे 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है, और अब वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा धर करके, और वो कहां जाएगा? वो जाएगा अर्थ के सेंटर की तरफ। इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ का सेंटर। यह मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था। यही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो है जो उस चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था लेक्चर नंबर 1 में कि हमारे पास एक एप्पल है, अगर वो ऊपर से गिरेगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। अगर मेरे पास एप्पल यहां पे भी होता मेरा, तो भी वो कहां पे जाता? सेंटर की तरफ जाता। ये बात याद रखना। हमारा सन और हमारा सोलर सिस्टम, हमारा पृथ्वी और बाकी जो भी प्लैनेट्स है हमारे गैलेक्सी के अंदर, वो सब जो गोल 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 घूम रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इवन जो मून होता है, मून भी जो अर्थ के आसपास घूम रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको यह समझ में आ गया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है यहां पे कि भैया, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो ये मून भाई साहब कैसे गोल 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 घूम पा रहे हैं? ये मून भाई साहब रुक करके इसकी तरफ जाके गिर क्यों नहीं जा रहा है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये गोल 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 घूम रहा है। अगर ये घूमना बंद कर दे, ठीक है, अगर ये गोल घूमना बंद कर दे तो ये गिर जाएगा। ये टुवर्ड सेंटर जा सकता है या फिर टेंजेंशियल पाथ ट्रैवल कर लेगा, जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में बताया था। चलो, यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो इतना ही लिखा है आपके अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वाले टॉपिक के अंदर, जो मैंने वैसे आपको लेक्चर 1 में भी समझाया था, बट फिर भी अलग से बता दिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है, एक टॉपिक थोड़ा सा स्किप करके आगे जा रहा हूं, फिर वो टॉपिक लूंगा क्योंकि उस टॉपिक में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर कर रहा हूं। मास एंड वेट। तुम बोलोगे भैया मास क्या होता है, वेट क्या होता है? अक्सर लोगों को ना एक कंफ्यूजन रहता है। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके से एक डब्बा भी दिया है नीचे, जिसमें इस कंफ्यूजन के बारे में बात भी हुई है। मैं आपको बोलूंगा कि बताओ बेटा तुम्हारा वेट कितना है, तो आप बोलोगे भैया 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, जो भी आपका वेट होगा आप मुझे बताओगे। एम आई राइट? तो जो आप मुझे बता रहे हो एक्चुअली, क्या आप बोल रहे हो कि मैं 40 किलो का हूं? नाउ अगर मैं केजी की बात करूं तो केजी तो मास को मेजर करने के लिए काम आता है। तो क्या आप मुझे वेट बता रहे हो? नहीं, आप तो मुझे मास बता रहे हो। तो अब अहम सवाल यह उठता है कि भैया वेट और मास में अंतर क्या है फिर? तो देखो, सबसे पहले समझो मास और वेट। सवाल तुम्हारे मन में आएगा, आर मास एंड वेट सेम? द आंसर इज नो।
मास और वेट सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। तुम बोलोगे कैसे? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मास को लेते हैं। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। मास का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके बुक में एक चीज और लिखा हुआ है मास के रिलेटेड कि मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम बोलोगे अरे वाह, मास मतलब मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, ठीक है। और इसका एक और डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये वाले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मास मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए तुम एक दुकान पे गए और तुमने 1 किलो चीनी खरीदा है। अब ये जो 1 किलो चीनी तुमने खरीदा, लेट्स से प्लैनेट अर्थ पे खरीदा है। अब अर्थ से तुम कैसे करके मास पे चले जाते हो, तो क्या तुम्हारा 1 किलो चीनी 5 किलो हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या वो घट जाएगा अगर तुम खाते नहीं हो, गिराते नहीं हो, फेंकते नहीं हो? तो मैं क्या बोलूंगा कि मास विल नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर विल नॉट चेंज। क्योंकि मेरा अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो सेम रह रहा है, तो मेरा मास भी सेम रहेगा, मेरा मास नहीं बदलेगा। अर्थ पे जितना मास है, अगर ये जो हमारा वजन है वो अगर यहां पे 5 किलो है तो यहां पे भी 5 ही किलो रहेगा, और दुनिया में हर जगह 5 किलो ही रहेगा। मास डजंट चेंज अंटिल अनलेस आप ऑब्जेक्ट का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो। जैसे इस बुक का कुछ मास है, आपके साइंस का टेक्स्ट बुक का कुछ मास है, अब जब तक मैं इसको फाड़ता नहीं हूं, तोड़ता नहीं हूं, तब तक इसका मास नहीं बदलेगा। मास समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ मैटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है मास का? आपको पता है क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम। और सीजीएस यूनिट जो होता है हमारे मास का, यहाँ पे मैंने पूछा है क्या, यहाँ पे सीजीएस यूनिट भी मैं बता देता हूं आपको। सीजीएस यूनिट अपने बुक में लिख लेना, इसका होता है ग्राम। एक चीज और यहां पे याद रखो कि 1 किलो का मतलब, ये भी आपको पता ही होगा वैसे, कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास 8वां क्वेश्चन है, क्योंकि 2 लेक्चर में ले रहा हूं तो 7 क्वेश्चन पहले लेक्चर में पूछे थे, आप ऑब्वियसली आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, अभी भी बताया था, कमेंट में आंसर बता देना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, वेट को समझते हैं। तुम बोलोगे भैया वेट को समझना है, ठीक है, बट वेट होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं वेट का डेफिनेशन क्या है। वेट का मतलब कुछ नहीं, धरती माता का प्यार। अगर आप चांद पे हो तो चांद का प्यार, अगर आप मार्स पे हो तो मार्स का प्यार। तो मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज आपको अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर कितना लग रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वेट। मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो हम लिख सकते हैं एक्सर्टेड बाय द अर्थ, बाय द प्लैनेट अर्थ, क्योंकि अभी मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मून पे होता तो एक्सर्टेड बाय प्लैनेट मून, मतलब मून एक्सर्टेड बाय प्लैनेट मार्स, जिस पे भी मैं होता उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट जो है वो बदल जाता है। क्या होता है? वेट क्या होता है? बदल जाता है। क्योंकि देखो, अर्थ का जो मास है, किसी भी चीज की जो ग्रेविटेशन होती है वो उसके मास पे भी डिपेंड करती है। तो यहां पे अर्थ का जो मास है और जो हमारा मार्स का जो मास होगा, ये जो प्लैनेट मार्स का मास होगा, दोनों का मास अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है कि अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें 1/6 का अंतर है, मतलब 6 टाइम्स कम होता है। कहां पे? मून के ऊपर कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का ग्रेविटेशनल पुल अलग होगा, तो वेट जो है वो बॉडी का अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं कि अगर तुम्हारा वेट 60 है, कहां पे? अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन, वेट को हम न्यूटन से मेजर करते हैं, तो यही मून के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 6 टाइम्स लेस, मतलब इसको डिवाइड कर दिया मैंने 6 से तो 10 आएगा। समझ लो, तो वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर, वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। फॉर्मूला क्या है? आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। क्यों होता है ये क्यों होता है ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, ये मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। बस आप याद रखो, ए के जगह हम जी लिखेंगे, तो अगर मैं ए के जगह जी लिखता हूं तो एम जी हो जाएगा, और ये जो एम जी है ये एक फोर्स है जिससे अर्थ की तरफ, अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कोई भी प्लैनेट चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वही उस प्लैनेट का वेट है, उस चीज का वेट। समझे? ए जी से रिप्लेस क्यों हुआ अगले टॉपिक में आपको समझ आ जाएगा। फोर्स के फॉर्मूला में फोर्स पुल है ना, मैंने क्या बोला कि ये क्या है? वेट क्या है? एक प्रकार का पुल है, जिससे पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, तो पुल एक प्रकार का फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला डाला, ए को जी लिख दिया, क्यों लिखा बताने वाला हूं, तो एम जी हो गया, और यही जो फोर्स है यही तुम्हारा वेट है। समझ गए? इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है बेटा, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है लिख लेना अपने बुक में,
सीजीएस यूनिट इसका होता है डाइल। वीडियोस उनके लिए बन रही है जो सच में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डाइल। चलो आगे बढ़ता है। और मास मतलब आपको याद रहेगा कांस्टेंट रहता है हर जगह। वेट क्या होता है, चेंज करता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा तो वेट भी बदल जाएगा। चलो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मास, वेट, बोथ ए एंड सी, फोर्स, क्या है इनमें से आंसर? आपको नीचे कमेंट में बताना है। और यहां पे हमारा मास एंड वेट वाला टॉपिक होता है खत्म। मैंने आपको एक चीज बोला था कि ए इज इक्वल टू जी, ऐसा क्यों, मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो ये है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम जी बुलाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब समझते हैं इस टॉपिक को। ये बच्चा है यहां पे, ये बच्चा क्या कर रहा है, कार पे धक्का मार रहा है, फोर्स लगा रहा है। ड्यू टू हिज अप्लाइड फोर्स ये जो कार है मूव कर रही है। न्यूटन का सेकेंड लॉ मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। यही तो है न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे, यहां पे फोटो देखो, बच्चे को देखो, बॉडी पे जिसका मास m है कार का, उस पे वो F फोर्स लगा रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, आगे जा रहा है, पिकअप कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे फोर्स की बात हो रही है। फोर्स लगाने से m मास वाला ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अर्थ भी तो चीजों के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं है? द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नियर इट। अरे तो कोई भी फोर्स तो फोर्स होवे है ना। तो अगर अर्थ भी किसी चीज पे फोर्स लगाएगा, लेट्स से कि इसका मास m है या फिर इसका मास m है, और अर्थ अगर उस पर फोर्स लगा रहा है तो तरीके से ये भी तो एक्सेलरेट होगा। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। क्योंकि ग्रेविटेशनल भी एक प्रकार का फोर्स ही है और वो किसी मास पे लग रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर एक बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन को हम बुलाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझा होगा, वीडियो को पीछे लेके फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा, इजी टॉपिक है। क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, स्मॉल जी, बोथ, नन। प्लीज इस क्वेश्चन को गलत मत करना। कैपिटल जी से आप लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखो, मैं आंसर भी यहां पे बता रहा हूं। स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका आंसर बी है। कमेंट में तुम भी लिख देना, बट कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं हमारे आरंभ बैच के बारे में। अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो इसमें मैंने आपको बताया था, और मैं आपको थ्रू आउट द ईयर हमेशा बताऊंगा, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ माई आरंभ बैच। सीना ठोक के कह सकता हूं, डंके के चोट पे कह सकता हूं, क्योंकि इसमें पढ़े हुए बच्चों ने 100% भी स्कोर किया बोर्ड में। 100% स्कोर आरंभ बैच के बच्चे इन्हीं टीचर से पढ़े हुए। भैया ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है, ध्यान से सुन लो। इसके अंदर हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग संस्कृत, इंटायर एंड कंपोजिट। अगर आपको है तो हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं 2 घंटे के लिए, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे अभी आपको मैं लेक्चर के पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या कर रहा हूं, आपसे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, 20-25 करा लूंगा। ठीक है, आप कमेंट में जवाब दे दोगे। लेकिन हम जो टेस्ट सीरीज आपको देंगे उस टेस्ट सीरीज में 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 40 सब्जेक्टिव पेपर होगा अलग अलग सब्जेक्ट पे जो आप दोगे। फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। पर्सनल मेंटरशिप आपको मैं प्लान बना के दूंगा आपके साथ। अगर ये होता है ना कि आप पढ़ लेते हो लेकिन प्लान बना लेते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। मेरा नंबर होगा आपके पास, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, नोट्स इंक्लूडेड होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और फ्री रिवीजन बैच भी आपको मिलेगा अक्टूबर-नवंबर में, कि आपका रिवीजन हो सके अगर आपने पढ़ लिया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कैसे एनरोल करना है इसका डिटेल्ड वीडियो बना के मैंने डाल दिया नीचे। अब सारे सब्जेक्ट पूरे साल अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो आपका जो प्राइस हम ले रहे हैं वो 50% डिस्काउंट करके आपको दे रहा हूं 6000 रुपए में एडमिशन पूरे साल का। 6000 रुपए बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप एक सब्जेक्ट का एक दिन का कॉस्ट देखोगे तो 4-5 रुपए से भी कम आ रहा है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आप पूरे साल हमसे 500 रुपए के आसपास में पढ़ रहा हूं। 500 रुपीज में एक सब्जेक्ट पूरा साइंस आप मुझसे लाइव पढ़ोगे 500 रुपए में पूरे साल, अगर आप इसको लेते हो। कॉम्बो में ही देता है, हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, और इस क्यूआर कोड, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो आप, बाद में स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको बैकएंड से ऐड कर देंगे। ठीक है, वरना जो मैंने आपको 2 वीडियोस का लिंक बताया वो वीडियोस देख करके भी आप एडमिशन खुद से ले सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप आरंभ बैच जरूर ज्वाइन करना, या फिर हमारे
इजी लर्निंग पे कोई बैच जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जब आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो, वहां पे लाइव पढ़ते हो, तो हमारे पास थोड़े पैसे आते हैं, उस पैसे से ही हमारा ये यूट्यूब चैनल चलता है। यूट्यूब से मेरी कमाई 5-6 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आप बैचेस से हम कमाते हैं वही लगा के हम यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन दे पाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बैच में जरूर आना, जिससे कोई ऐसा इंसान जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आप किसी का शेयर करोगे तो ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई लव यू ऑल। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। अब आप बोलोगे भैया कहीं पे उड़ते उड़ते खबर आई थी कि स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। दो सवाल है भैया। सबसे पहला सवाल है कि 9.77 ही क्यों, और दूसरा सवाल है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, जी को हमने क्या बुलाया था, जी को हम प्यार से क्या बुलाते थे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.77 कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूं, बट इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आपको ये पता है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, M1 M2, ये यूनिवर्सल न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक बच्चे को खड़ा कर दिया था, या फिर एक एप्पल रख दिया था अर्थ के ऊपर, या फिर हमने एक कुर्सी रखा था, किसी का भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का। और आर क्या है, ऑब्जेक्ट और उस अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब यहां पे हमने दूसरा लिखा, अनदर फॉर्मूला जो हमें पता है वो फोर्स इज इक्वल टू mg, याद है, वेट का फॉर्मूला है। ये किसका है, ये वेट का फॉर्मूला है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। वेट क्या है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो कुर्सी, बच्चा या एप्पल, उसका मास जो भी आप ले रहे हो, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में आप देखोगे तो LHS सेम है, FF। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन लिख दिया, F इज इक्वल टू F मैं बोल सकता हूं, राइट। तो एक F क्या है मेरा, mg है, दूसरा F का वैल्यू क्या है मेरा, दूसरा F का वैल्यू क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज मुझे पता है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर m कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ना, ये छोटा m कैंसिल हो जाएगा, ये छोटा m कैंसिल हो जाएगा, तो G इज इक्वल टू J अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, ये सेम ही है, कुछ नया नहीं है, तो आपको ये पता है। अब आपको यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू पता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg⁻², ठीक है। या फिर अपॉन नहीं डालोगे तो मल्टीप्लाई बाय kg⁻² अपॉन में kg²। कैसे बता रहा हूं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², दूसरा आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय kg⁻², क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो साइन चेंज हो गया। सबका वैल्यूज पुट कर दो। जी का वैल्यू क्या था, 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24, और रेडियस क्या था अर्थ का, 6.4 इंटू 10⁻6 और उसका होल स्क्वायर। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9.77 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया है, समझ में आ गया आपको। अब देखो, हमने माना कि रेडियस इतना है, हमने माना कि मास इतना है, तो और ये तो कांस्टेंट रहेगा तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन व्हाट इफ अगर इसकी और इसकी वैल्यू बदलेगी तो ये आंसर भी बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर अर्थ के अंदर मैं खड्डा कर देता हूं और मैं यहां पे आ जाता हूं, तो सेंटर से मेरा डिस्टेंस कम हो गया, चेंज होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं बहुत दूर चला जाता हूं अर्थ से कहीं, तो मेरा सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया, वैल्यू में बदलाव आना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि ये वैल्यू बदलता कैसे है। हमने क्या बोला, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन मास m एंड रेडियस r ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना है उस पर डिपेंड करता है, और रेडियस कितना है सेंटर से यहां तक। और अब ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहां है, इसलिए हम देख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां होता तो हम यहां से यहां तक का रेडियस देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो अर्थ का रेडियस है, दिस इज द वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एवरेज वैल्यू जी का क्या है। एवरेज वैल्यू अभी हमने निकाला था, तो 9.7 अभी आंसर बता दिया, सॉरी, बट आप कमेंट में बता देना। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन, जी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है। जी का फॉर्मूला याद करो, जी m अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो आप देख लो कौन सा होगा इसका आंसर। एक छोटी सी बात कि आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप सबके पढ़ने का गोल क्या होगा मेन, ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब अगर मैं आपको साइंस और मैथ्स दो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, क्योंकि सोशल स्टडी किसी का सेमी इंग्लिश वालों का मराठी में, आपका इंग्लिश में है, ठीक है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हमारे बैच में तो हम सबको उनके भाषा में पढ़ाते हैं। जैसे हमारे बैच में सेमी इंग्लिश वालों के बच्चों को
हम मराठी में पढ़ाते हैं सोशल स्टडी, जो सब्जेक्ट तुमको आ रहा है जिस भाषा में, उस भाषा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट मैथ्स और साइंस तो कॉमन है सभी को, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम को, तो उसके लिए मैंने एक बुक बना दिया। हमने देखा कि मैथ्स और साइंस का टोटल निकाल करके लगभग 123 के आसपास, 140 कुछ पेजेस हो रहे हैं, हम 123 का हिसाब लेते हैं। और अगर आपको प्रिंट का एक पेज का 5 रुपए लगता है तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, 5 1 जा 5, 665 रुपए आपको लग जाएंगे अगर 5 रुपए से माने। और अगर आपके यहाँ पे 3 रुपए भी लगता है प्रिंट करने का तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 369 रुपीज आपका वो सारे पेजेस जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं उसको प्रिंट कराने में लग जाएगा। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी ले आओ। तो मैंने और मेरी टीम ने बैठ करके एक दिमाग लगाया और हमने इसकी एक पूरी बुक बना दी। अब क्योंकि हमने जब ऑर्डर दिया तो हमने बोला कि 1000 कॉपीज चाहिए हमको, 1000 कॉपीज, हम बोलेंगे 10,000 कॉपीज चाहिए क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे लेने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जो ये कॉस्ट पड़ रहा है दैट इज 299 रुपीज, हमें जो कॉस्ट पड़ रहा है दैट इज 299 रुपीज इस बुक का। इसमें आपके मैथ्स और साइंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बट अभी अगर आप ऑर्डर कर देते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप के थ्रू ही होगा। और आपको दो फायदा हो जाएगा। सबसे पहले आपको 17% हम डिस्काउंट दे देंगे, आपको ये मिल जाएगा 249 रुपीज में, सबसे पहली बात। दूसरा आपका फायदा यहां पे ये हो जाएगा बेटा कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी करा देंगे, कुरियर का पैसा आपसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी हो जाएगा। कैसे करना है, जैसे आप आरम बैच वगैरह परचेस करने वाला वीडियो देख लेना, सेम वैसे ही रहेगा, बस एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर कर दो। अगर आपने पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ऐप के ऊपर जाना, कोर्सेस वाले सेक्शन में ये बुक वाला रहेगा, आपको फिजिकल बुक मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, फिजिकल बुक मिलेगा। और अगर यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नोट्स जहां पे डाला है वहां पे वो डाला हुआ है, आप लेके खुद प्रिंट कराने का रेट पूछ लेना, मैं तो आपके घर तक 249 रुपीज में भेज दूंगा। और जैसे एक बुक अरेंज फॉर्मेट में होता है वैसे आपके पास ये रहेगा, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ले लेना। ये ऑफर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए और हम लोग कुछ ही लिमिटेड लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दिलाएंगे, क्योंकि डिलीवरी में ही आपको पता है कुरियर कराने में ही 100 रुपए तक चला जाएगा मिनिमम, राइट। जहां से मेरा कुरियर होगा उसमें 50 60 70 रुपए 100 रुपए तो चला जाता है, क्योंकि बुक का वजन भी होगा ना भाई, 200 पन्ने इसमें तो, राइट। तो इतना तो आप समझो कि कुरियर का भी पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे इसमें, तो सही से, ठीक है। आपको मिल जाएगा, बुक कर लेना, आप लोगों के लिए भैया की तरफ से गिफ्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये सारी टॉपिक्स हो गई। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। मैंने आपको क्या बोला कि भैया क्या होगा, अर्थ के अगर हम ऊपर नीचे अगर करते हैं तब, या फिर हम अगर अर्थ का मास कम हो जाए किसी कारण से इमेजिन करो, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो बदल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हुआ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अगर इसका और इसका वैल्यू बदले तो फॉर्मूला का आंसर बदल जाएगा, वही हमें समझना है। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि जी किधर है, यहां पे देखो, ये जी जो है स्मॉल जी, ये जी तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दो, तो स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये मास ऊपर न्यूमरेटर में ना, कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर में होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर मास बढ़ेगा तो हमारा जी का वैल्यू भी बढ़ेगा, और ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, तो हम बोलेंगे जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस है या डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। लॉजिक समझ आया ना, देखो मैं चार्ट में लिख दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ज्यादा मास तो जी का वैल्यू ज्यादा, कम मास तो जी का वैल्यू कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेडियस अगर ज्यादा तो जी का वैल्यू कम, रेडियस अगर कम तो जी का वैल्यू ज्यादा, उल्टा। आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन कैसे कैसे आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है इसका, और बहुत दुखद चीज है ये। तो मैं क्या बोलूंगा, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी को मैं याद रखूंगा सैड। मैं कैसे इसको याद रखूंगा, सैड। हमारे बैचेस में ना बेटा हम हर चीज को ऐसे एक्रोनियम मिमोनिक्स अलग अलग तरीके से कराते हैं कि आपको सीखने के साथ आपको याद हो जाएगा। इफ यू कैन ज्वाइन आरएम बैच जरूर ज्वाइन करना। SAD सैड, तुम बोलोगे भैया सैड क्या है, S मतलब होता है शेप, तुम बोलोगे शेप, हाँ। A मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब कुछ और नहीं होता, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है, ये याद रखना। D मतलब होता है डेप्थ, गहराई। बोलोगे भैया शेप वाला नहीं समझा, मैं देखो, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारा जो अर्थ है ना वो एक्चुअली कुछ ऐसा शेप का है, गोल नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप का है, अंडाकार शेप का है। इसके कारण क्या होता है ना कि हर सरफेस सेम नहीं दिखेगा आपको, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल। पोल इसको बोला जाता है ऊपर वाले रीजन को, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये वाला जो एक लाइन मैंने बनाया ना, इक्वेटोरियल प्लेन जिसको बोलते हैं, तो ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकला और ऊपर से थोड़ा चपटा है, तो ऐसा शेप है अर्थ का। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अर्थ गोल 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 घूमते रहता है, इसलिए ऐसा हो गया है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस सेंटर से, क्योंकि हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, अगर मैं सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस मेजर करता हूं
तो वो बहुत ज्यादा आएगा। वही अगर मैं सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस मेजर करता हूं, इस तरफ करूं, इस तरफ करूं, इस तरफ करूं, कहीं भी करूं, तो मुझे डिस्टेंस थोड़ा कम मिलेगा, एकदम कम मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, राइट, ये मैंने नोटिस किया। तो मैं क्या बोलूंगा, रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो रेडियस है वो लार्जेस्ट है, एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, पोल के पास सबसे छोटा है। और जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्योंकि ये मिनिमम है पोल के ऊपर, तो ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उल्टा ना, पोल के ऊपर यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हो सकता है अर्थ सरफेस पे। अब यहां पे जो ये है, अब की बार देखो यहां पे अगर मैं g इज इक्वल टू जे इज 1/r² अगर लेता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इक्वेटर की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेटर इस जगह होता है, तो यहां पे g का वैल्यू मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है, तो g का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम होता है 9.78, जिसको हम 9.77 लेते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया किसकी कहानी, यहां पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहां पे बेटा, पोल के ऊपर, यहां पे मिनिमम है कहां पे, इक्वेटर के ऊपर। ये याद रखना, लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब अल्टीट्यूड वाली बात करते हैं। अल्टीट्यूड मतलब चेंज विथ हाइट, जैसा मैंने आपको बोला था ना, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो अल्टीट्यूड मतलब होता है चेंज इन हाइट। अब मान लो मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर हूं और मैं यहां पे कहां पे हूं, ये पोल के पास हूं मैं, नाउ आई एम एट पोल, तो मुझे पता है वैल्यू क्या होगा, 9.83 या फिर 9.77, जिसको हम एवरेज लेते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इससे थोड़ा और ऊपर चला जाता हूं, जैसे मान लो कि मैं चला गया कोई पहाड़ वगैरह लेके बहुत ऊपर चला गया, तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, 8.8 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से तो जी का वैल्यू घटेगा, सही बात है ना। मैं और ऊपर गया तो वैल्यू ये हो गया, थोड़ा और ऊपर अगर मैं जाता हूं, देखो यहां पे सॉरी 8.8 किलोमीटर में गया हूं तो 9.8 हो गया। थोड़ा और मैं ऊपर जाता हूं 36.6 किलोमीटर जाता हूं, जहां पे मैं पैराशूट वगैरह लेके उड़ सकता हूं, तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 9.77 हो जाएगा। मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा 400 किलोमीटर ऊपर, जहां पे एलईओ होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, वहां पे मेरा हो जाएगा ना 8.7। मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा 35700 हायर अर्थ ऑर्बिट में, जहां पे सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो वहां पे मेरा 0.225 हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो जैसे जैसे मैं, मेरा डिस्टेंस सेंटर से बढ़ रहा है, अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस मानूं तो ये बढ़ते जा रहा है ना, ऊपर ऊपर डिस्टेंस मेरा बदलते जा रहा है, तो वैसे वैसे मेरा जी का वैल्यू घटते जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि चेंज विथ हाइट में क्या होता है, ठीक है, इट डिक्रीजेस। यहां पे चेंज विथ हाइट क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। लास्ट है चेंज विथ डेप्थ। अभी अपने रेडियस वाली बातें बहुत कर ली। अब मान लो कि मेरा जो अर्थ है अभी तो इतना बड़ा है, तो इतने बड़े अर्थ का मास तो ज्यादा होगा ना। और अगर मान लो कि कोई इंसान है जो अर्थ के इस सरफेस पे है, तो ये जो व्हाइट वाला शेडेड पार्ट है ये पूरा मुझे इग्नोर करना होगा मास के तौर पे, क्योंकि अब मुझे यहीं तक अर्थ का मास लेना है मेरे न्यूमेरिकल में, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर न्यूमेरेटर है तो पहले उसको प्रेफर करते हैं, डिनोमिनेटर पे भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना अगर मास लेंगे तो ऑब्वियसली वो कम होगा, राइट। और हमें पता है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मास घट जाएगा तो जी का वैल्यू घट जाएगा। अब तो मान लो कि हम थोड़ा और नीचे चले गए, अब अर्थ हमारे लिए इतना ही है, क्योंकि व्हाइट वाले सेक्शन को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इतना मास मान लो कि अर्थ का अगर गिर गया, झड़ गया, कुछ भी मान लो, तुम उतना नहीं है मास, अर्थ हमारे लिए छोटा है, तो छोटे अर्थ का मास भी कम होगा। तो जैसे जैसे मास डिक्रीज होगा जी का वैल्यू क्या होगा, यहां पे डिक्रीज होगा, बिकॉज जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये समझ गया ना। और अगर मैं सेंटर पे चला गया, एकदम पॉइंट शेप पे चला गया, तो अर्थ का मास निग्लिजिबल हो जाएगा। वैसे तो हम जाएंगे नहीं, क्या होगा ना, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ऐसे ऊपर नीचे होते रह जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक, और मर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि अगर हम सेंटर की तरफ चले गए तो हमारा जो मास होगा वो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, मतलब जी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि मास जीरो है, वाइस वर्सा। ओके, चलो क्लियर हो गया। तो मास क्यों, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपको तीनों समझ में आ गया। पहला पोल पे हाईएस्ट होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। अल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और डेप्थ के साथ क्या होता है, जैसे जैसे मास घटेगा जी का वैल्यू भी घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। 13th क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है। अल्टीट्यूड इंक्रीजेस जी का वैल्यू क्या होता है, हाइट बढ़ता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, दिमाग में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 14 वैलेंसी ऑफ जी एट पोल इज, पोल के पास वैलेंसी की वैल्यू कितनी होती है, पोल के पास क्या मैक्सिमम होती है, ये वैल्यू है, बोथ करेक्ट है, बोथ के ऊपर हम लिख देते हैं ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर मिनिमम होता है, क्या आंसर है आपका। चलो
यहां तक अगर समझ में आ गया तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो हम कौन से न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे आप मार्क कर लेना, मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको वीडियो में कराता हूं, आपको पता ही है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 10 पे ये न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला, इसी टॉपिक पे है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये भी करना है हमें। ऊपर देख लो कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं इन टॉपिक पे, मैं टॉपिक वाइज आपको कराते जा रहा हूं, आप भी न्यूमेरिकल बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5C एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन भी हमें करना है। ठीक है, तो दिस आर ऑल द न्यूमेरिकल जो अभी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो अभी हम ये वाला सम कर रहे हैं, सम को ध्यान से पढ़ना। इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, मान लो कि एक इंसान है, इसका जो वेट है कहां पे, अर्थ के ऊपर, तो मैं लिख देता हूं WE, वो है 750 न्यूटन। सवाल क्या पूछा वो ध्यान से देखना कि हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून, मून पे उसका वेट कितना होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे लिखा हुआ है कि मून का मास जो है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मून का मास, मैं लिखूंगा m मास ऑफ मून इज इक्वल टू, कितना लिखा है देखो, मास ऑफ मून इज 1/81 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 1/81 दैट ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर अगला वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एंड इट्स रेडियस, मतलब मून का रेडियस 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखेंगे रेडियस ऑफ मून, यहां पे मून था ना, तो यहां पे रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/3.7 दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारा हमारे पास गिवन डेटा है। अब इसके हिसाब से आगे हमको सम सॉल्व करना है, तो एक लाइन मारते हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन मारते हैं और आगे सम को सॉल्व करते हैं। लाइन तो सीधा आया नहीं हमारा, अब आ जाएगा। अरे आजा, सीधा लाइन आ गया हमारा, सीधा सीधा है क्या? ओके, थोड़ा सीधा नहीं है, इसको सीधा कर लेते हैं। ओके ग्रेट। तो भाई साहब सबसे पहले हम लोग गिवन विवन लिख देते हैं कि भाई हमारे पास गिवन क्या है इस सम के लिए। इस सम के लिए हमारे पास गिवन क्या है, देखो जरा, हमें दिया है वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वेट ऑन अर्थ, और उसको मैंने क्या लिया है, WE लिया है ना, वेट ऑन अर्थ WE लिया है मैंने, 750 न्यूटन था हमारे पास। ओके, फिर दूसरा डेटा हमारे पास क्या दिया था, मास ऑन मून इज इक्वल टू 1/81 दैट ऑफ मास ऑन अर्थ, यही है। तो यहां पे मैं एक चीज कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, देयरफॉर मैं लिखूंगा मास ऑन मून, यहां पे जो ये ME है ना, इसको मैं यहां से RHS से LHS में लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं RHS से LHS में लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 1/8.81 है साइड। ठीक है, 81 है। अब दूसरा हमारे पास दिया था रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/3.7 दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई करना है, रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑन अर्थ, क्योंकि RHS से LHS में लेके आए हम, इज इक्वल टू 1/3.7। थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है इस सम में, वो बताना जरा। हमें इस सम में फाइंड करना है वेट ऑन मून, राइट, वेट ऑन मून, उसी इंसान का मून पे वेट कितना होगा, और हमें पता है वेट चेंज होता है, तो WM लिख देते हैं इसको, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जरा बताना बच्चों। फॉर्मूला हमारे पास वेट का एक फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू फोर्स होता है वेट, और फोर्स का तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला याद है, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन M1 M2 की जगह पे हम कैपिटल M स्मॉल m लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो जरा, ये सब क्लियर है ना, तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले 2 स्टेप करने हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि सबसे पहले तुम्हें एक इक्वेशन बनाना है, तो पहला हम इक्वेशन उसके लिए बनाएंगे जिसके पास हमारे पास डेटा है, तो हम कह देंगे फॉर अर्थ। अर्थ के लिए हमारे पास डेटा क्या है भाई साहब, हमारे पास उसका वेट है। खैर हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू G, कैपिटल M जो होता है वो अर्थ के लिए है, और स्मॉल m उस इंसान का मास है। ठीक है, अभी यहां पे हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना ये जो पर्सन है इसका मास हम लोग मान के चलते हैं कि M है। ठीक है, इस पर्सन का मास दोनों जगह ही M है, मास चेंज नहीं होता। ठीक, अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अभी हम इसी तरीके से 4 मून बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग 4 मून। तो मून वाले इक्वेशन में हम क्या कहेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू G, यहाँ पे मास ऑफ मून आ जाएगा, और यहाँ पे वो पर्सन का मास आएगा, एंड फिर हम कहेंगे रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब याद रखो इस वाले सम में हमें क्या करना होता है, डिवाइड इक्वेशन 2/1 करना रहता है। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि, मैं जूम कर लेता हूं कि मुझे क्लियरली दिखे, डिवाइडिंग
ठीक है, क्या, इक्वेशन 2, ठीक है, बाय 1। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, वेट ऑन मून था, ठीक है, और यहां पे था वेट ऑन अर्थ, ये हो गया। अब यहां पे देखो, वेट ऑन मून का वैल्यू पहले लिखो। वेट ऑन मून क्या था, जी, कैपिटल एम के नीचे स्मॉल एम मून के लिए, और यहां पे मास ऑफ दैट पर्सन अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। सही है। अभी यहां पे देखना एक बात, ये स्क्वायर को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यहां पे जो डिवाइड है मैं उसका सिंबल ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और फिर मैं यहां पे अर्थ वाला लिख देता हूं क्योंकि वेट ऑफ अर्थ है ना। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं डब्लू, यहां पे मैंने यहाँ पे डब्लू नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा है क्या, तो यहाँ पे डब्लू लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू। ओके, ज्यादा बेटर रहेगा, डब्लू ई, वेट ऑन अर्थ, और यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑन मून। अब ज्यादा सिंपल लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम अर्थ, और ये मास ऑफ दैट पर्सन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बच्चों अभी एक सिंपल सा स्टेप करना है जो तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है, कि यहां पे ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये एज इट इज लिख देते हैं आगे वाला, मास ऑफ मून डिवाइड मून, यहाँ पे पर्सन का मास था, फिर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर देता हूं मल्टीप्लाई में, जैसे मैं करूंगा ना तो ये चीजें उल्टी हो जाएंगी, ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। अभी समझाता हूं तुम्हें, देखो, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय जी कैपिटल एम ई, और यहां पे एम। अभी यहां पे एक सिंपल सा स्टेप हमें करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचने वाला क्या है, देखो जरा, हमारे पास बच रहा है एम एम अपॉन आर स्क्वायर, नीचे छोटा सा एम, मल्टीप्लाई बाय आर ई का स्क्वायर अपॉन यहां पे है एम ई। बच्चों अब क्या करो पता है क्या, यहां पे जो एम है ना उसको उस तरफ लेके जाओ, ओके, तो एम वाला एम के नीचे आ जाएगा और आर वाला आर के नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो तुम, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, इसको यहां पे ला सकते हो कि एम वाले के नीचे एम वाला और आर वाले के नीचे आर वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो तुम कर सकते हो। देखो, 2 3 जा भी 6 होगा और 3 इंटू 2 जा भी 6 ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं काम करता हूं, मास वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, तो मैं कह देता हूं कि भाई एम एम डिवाइड बाई, यहां पे एम ही आ गया, ओके, मल्टीप्लाई बाई यहां पे आर ई स्क्वायर एज इट इज, और यहां से जो नीचे आर एम था ना उसको मैं उस तरफ लेके चला गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी बच्चों यहाँ पे वैल्यूज डालो, ऊपर से जरा देखते हैं, और डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई है, ठीक है। तो मैं कहता हूं वेट ऑन मून तो मुझे नहीं पता, लेकिन वेट ऑन अर्थ तो मुझे पता था 750। सही है ना। तो अभी जरा ध्यान से मुझे बताना कि एम एम अपॉन एम ई क्या है, वैल्यू अपने पास था, एम एम अपॉन एम ई क्या है, देखो जरा जरा यहाँ पे, एम एम अपॉन एम ई इज इक्वल टू 1/81, ये तो हमें पता है। तो यहां पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं कि एम एम अपॉन एम ई इज इक्वल टू 1/81। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय आर ई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर ई अपॉन आर एम है क्या अपने पास, जरा एक बार चेक करते हैं कि भैया आर ई अपॉन आर एम है क्या हमारे पास। तो भाई आर ई अपॉन आर एम तो नहीं है, लेकिन आर एम अपॉन आर ई है, 1/3.7। तो उल्टा कर सकते हैं ना इसका, इसके उल्टा वैल्यूज डाल देते हैं हम, तो इसका उल्टा वैल्यू यहां पे डाल देते हैं भाई साहब। तो यहां पे मैं कहूंगा कि 1/81 मल्टीप्लाई बाय 3.7 डिवाइड बाय 1, इसका होल स्क्वायर। और यहां पे क्या है हमारे पास, ये सेम वैल्यू ऊपर से आ रहा है कि डब्ल्यू एम अपॉन 750, ठीक है। कैसे आया वो सबको समझाना कि मास ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ हमें दिया हुआ था, ठीक है। चलो तो यहां पे एक छोटा सा लाइन मारते हैं और आगे सब में चलेंगे। ओके, अब आगे का पार्ट करते हैं। तो बच्चों अब सिंपली हमें कैलकुलेशंस करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि मेरे पास डब्ल्यू एम था डिवाइड बाई 750 इज इक्वल टू 181, यहां पे 1/81 है ना, 1/81, और यहां पे 3.7 का स्क्वायर हो जाएगा खाली, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इस वैल्यूज को जरा निकालो, तो ये 3.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13.69 डिवाइड बाई 81, और यहां पे है तुम्हारे पास डब्ल्यू एम अपॉन 750, ठीक है। अभी थोड़ा सा डब्ल्यू एम का वैल्यू निकालता है, तो डब्ल्यू एम का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 13.69, ये वाला जो इधर डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 750, और यहाँ पे डिवाइड बाय 81।
अब बस सिंपली तुम इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हें वेट ऑन मून मिल जाएगा, और वेट ऑन मून तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 126.8 न्यूटन। यह है तुम्हारा आंसर, यह है तुम्हारा आंसर। लिख देना, द वेट ऑन मून विल बी, द वेट ऑन मून विल बी इज, या इज लिख देते हैं हम लोग, इज 126.8 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से इस सम को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये सम। बस इसमें थोड़ा सा एक यहां पे लॉजिक था कि भाई तुम्हें क्या करना था कि यहां पे इस तरीके से इसका वैल्यू निकालना था, फिर इस जगह पे एडजस्ट करना था। याद रखना, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, और बाकी तो सब सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे डिवाइड का जैसे मल्टीप्लाई होता है तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सम तो बहुत ही सिंपल है। अब अगला जो सम हमें करना है वो वाला हमारा ये वाला सम है। किधर गया किधर गया किधर गया, अच्छा ये वाला सम है। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। देखो यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। अब ये देखने में ये सम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि भाई ये क्या ही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी जो लॉजिक से हमने सम को सॉल्व किया ना, सेम लॉजिक से हमें ये सम को सॉल्व करना है, और बहुत ही आसानी से हम इसमें आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो, द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाफ द रेडियस, हम सीधे गिवन पे जाते हैं इस सब में, ठीक है। और जो जो चीजें हमें लिखी हुई हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से बताना कि क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका रेडियस ए है, और ए प्लैनेट का जो रेडियस है, पढ़ो यहां पे, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, तो मैं कह देता हूं आर ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। पढ़ लिया तुम लोगों ने, तो मैं कह दूंगा हाफ है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के मुकाबले। ये हो गया, सिंपल है। अब हमें पता है कि ऐसे सब में हमें एक लॉजिकल काम करना होता है। जब भी ऐसा रहे तो हम लोग कर देंगे आर ए, आर बी को उधर से इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है हम लोग को इस सम में जरा देखते हैं। और इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। तो हमें एम ए बोला हुआ है, मास ऑफ प्लैनेट ए एम ए दिया है। हमसे पूछा क्या इन लोगों ने, मास ऑफ प्लैनेट बी पूछा, तो वो गिवन वो उसमें आ जाएगा। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, तो जी का जो वैल्यू है बी पे, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि जी का जो वैल्यू है बी के ऊपर, ठीक है, वो कितना दिया देखो यहां पे ध्यान से। कह रहा है कि ऑन बी इज हाफ दैट ऑन ए, सेम ही बात है फिर। तो हाफ दैट ऑन ए मतलब जी ए। अब हमें पता है कि ऐसा सम जब भी आता है तो हमें लॉजिकली एक चीज करना है, अरेंजमेंट, वो है कि जी बी डिवाइड बाय यहां पे आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं कि टू फाइंड, इस सम में हमें फाइंड क्या करना है भाई, मास ऑफ प्लैनेट बी ना। यहां पे सम में हमने पढ़ा था मास ऑफ प्लैनेट बी, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट बी। तो उसको मैं लिख देता हूं एम बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अभी इस सम को हम आगे बढ़ाते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो इस सम के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जी से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलो, हमें पता है कि ऐसे सम में हमें हमेशा क्या करना होता है, दो इक्वेशन बनाने होते हैं, क्योंकि दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और सॉल्यूशन में हमें एक प्लैनेट ए के लिए बनाना है, फॉर प्लैनेट ए। तो प्लैनेट ए के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, जी ए, राइट। तो जी ए में क्या हो जाएगा, जी एम मतलब मास ऑफ प्लैनेट ए, और अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा इसमें हमें जो करना है वो है जी बी, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फोर प्लैनेट, ठीक है, फोर प्लैनेट बी। तो जीबी क्या हो जाएगा, कैपिटल जी तो वही रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 रेडी हो गया। अब हमें पता है इसमें हमें ऐसे समय में क्या करना होता है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। तो यहां पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 2 में है जीबी डिवाइड बाई जी ए,
सही है। जीबी डिवाइड बाई जी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीबी का वैल्यू डालो जी, कैपिटल जी, एम बी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाई आर बी का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल हम ऐसे डालेंगे सम में, और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे जी ए का, तो जी एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। और अब हमें कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में हमें पता है हमें क्या करना है, चेंजेस करना है। तो जी एम बी ये एज इट इज रहेगा आर बी का स्क्वायर, और ये डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा ये पूरा उल्टा हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर अपॉन जी एम बी, जी एम ए है, सॉरी ये जी एम ए है, थोड़ा इसमें हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बचा हमारे पास। तो हमारे पास बचा एम बी, तो एम बी अपॉन यहाँ पे बचा आर बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारे पास बचा एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। अब हमें पता है एम वाले को एक तरफ लाओ और आर वाले को एक तरफ लाओ, तो जो यहाँ पे है एम बी डिवाइड बाई, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एम बी डिवाइड बाई, अच्छा हमने थोड़ा गड़बड़ किया है क्या, बताओ जरा, हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, देख रहे हो, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। आर ए का स्क्वायर अपॉन एम ए है, ठीक है। तो एम बी डिवाइड बाई एम ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका आर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, जी बी अपॉन जी ए था, जी बी डिवाइड बाई जी ए था। तो यहां तक क्लियर है, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली हमने सम को अरेंज करा है और वैल्यूज डाली है। अब हमें पता है एम बी अपॉन एम ए का वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू है, जी बी अपॉन जी ए 1/2 है, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी है हमारे पास, देखो आर ए अपॉन आर बी 1/2 है, तो ये दोनों वैल्यूज तो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इसको वैल्यू डाल देते हैं। जी बी अपॉन जी ए क्या था, 1/2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एम क्या है, एम बी अपॉन एम ए तो नहीं है मेरे पास, तो एम बी अपॉन एम ए एज इट इज छोड़ देता हूं मैं, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर ये हमारे गिवन से आ गया, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। अब मुझे बताओ कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इस एम ए को उधर भेज दे और इस एम बी को इधर भेज दे, तो एम बी, एक काम करते हैं एम बी को उधर ही रहने देते हैं और ये वाले वैल्यूज को इधर भेज देते हैं। तो ये जो हमारे पास ये 4 है, जब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, और यहां पे रह गया हमारे पास एम बी अपॉन एम। अब इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या बचे, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस एम ए को इधर भेजो और ये 2 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कि 4ma इज इक्वल टू 2mb, ऐसे भी कर सकते हो तुम, ओके। या फिर तुम इधर एक और छोटा सा स्टेप कर सकते हो कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे बचेगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि m ट्वाइस एम ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, यहां पे एम ए को भेज रहे हैं और 1 को उधर भेज रहे हैं, ट्वाइस एम ए इज इक्वल टू एम बी, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही हो गया। तो अब तुम मुझे बता दो, यहां पे अगर मैं एम बी लिख लेता हूं तो एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए, तो मैं कह सकता हूं ना कि एम बी जो मास होगा प्लेनेट बी का वो 2 गुना होगा एम ए से, तो मैं यहां पे यही लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं द मास ऑफ प्लेनेट बी इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए, प्लैनेट ए के ट्वाइस होगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको चाहिए तो हम ऐसे डब्बा बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक सम हो गया, और अब एक लास्ट सम बाकी है इस वाले टॉपिक पे, और उसके बाद हमारे पास 5-6 सम्स और रहेंगे जो किसी और टॉपिक पे रहेगा, तो पहले वो थ्योरी पढ़ेंगे और फिर वो सम्स करेंगे। अब ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, द मास एंड वेट, अब ये बहुत ही चिल्ली सा सम है, फट से हो जाएगा। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि मास और वेट एक ऑब्जेक्ट का 5 kg और 49
न्यूटन रिस्पेक्टिवली। कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है, लेट्स से कि ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। कह रहा है कि इसका जो मास है कहां पे, अर्थ पे, ठीक है, ऑन द अर्थ। तो मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू इसका 5 kg, ठीक है। और कह रहा है कि वेट ऑन अर्थ इस ऑब्जेक्ट का है 49 न्यूटन रेस्पेक्टिव, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया हमें। अब देखो आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून पे इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो कह रहा है भाई कि यहां पे इसका वैल्यूज कितना होगा मून पे। तो मान लेते हैं कि मास ऑन मून इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और वेट ऑन मून इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है मून पे, ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन मून जो होता है वो 1/6 होता है ग्रेविटी ऑन अर्थ की। ये वैल्यू भी हमें यहां पे दिया हुआ है। अब सिंपल इस लॉजिक से अगर इस सम को हम करने जाए, गिवन फिवन कुछ भी लिखने की जरूरत भी नहीं है इस सम में, ठीक है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन करना। तुम मुझे बताओ, हमें जो फाइंड करना है ये दो चीजें हैं, मतलब हमने ऑलमोस्ट गिवन ही लिखा है यहां पे। फॉर्मूला तुम लोगों को एक याद होगा, एक फॉर्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू क्या था, नहीं नहीं, वेट इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं कि तुम्हें अच्छे से याद रहे, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला याद था, वेरी गुड। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि मास जो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो मैं कहता हूं मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, सही है ना, एवरीवेयर, हर जगह हमारा मास जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। सो मास ऑन मून विल बी, मास ऑन मून विल बी सेम एज, ठीक है, सेम एज मास ऑन अर्थ। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू 5 kg रहेगा। ये तो बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं अगले वाले टॉपिक का इसमें, और वो कह रहा है कि हमें बताना वेट। तो मैं कहता हूं कि अभी अभी तुम्ही ने तो मुझे बोला कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा ना, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, तो हम लिख देते हैं mg। अब मुझे बताओ मास कितना है भाई, मास तो हमारा 5 ही kg है, और g का वैल्यू हमें अभी अभी बताया गया है कि यहां पे जो g का वैल्यू होगा वो gm होगा, और gm जो होगा, ठीक है, वो होगा 1/6 ऑफ GM ऑन अर्थ। एम आई राइट? सिंपल है। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं इस सम में आगे जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। और जी ऑन अर्थ कितना है बच्चों, हम सबको पता है 9.8 हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8। अब इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा वो 8.17 आएगा, और क्योंकि हम वेट निकाल रहे थे, यहां पे वेट ऑन मून था, तो ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चाहिए तो मैं यहाँ पे जगह तो नहीं बचा है, तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूं कि भाई मास ऑन मून विल बी, मास ऑन मून इज 5 kg एंड वेट इज, तुम अलग तरीके से भी इस सम को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज पता थे उसका फायदा उठाया। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था इन्होंने, तो हमें पता है ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 होता है, हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, कि 9.8 इसका वैल्यू है। तो ये डाल करके हमने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया और हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे भैया समाप्त होता है इस टॉपिक से सारे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। अब जो भी न्यूमेरिकल्स इसमें तुम्हें दिख रहे हैं, 4 5 3 4 जो भी न्यूमेरिकल्स है, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, और ये पूरा पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम इसको देख करके अपने नोट्स में डाल लो, और जो भी तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई करनी है सारी चीजें तुम कर सकते हो। तो चलिए, हमने न्यूमेरिकल्स तो बहुत अच्छे से कवर कर ही लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्री फॉल अगला टॉपिक है हमारा। अब आप बोलेंगे भैया ये फ्री फॉल क्या होता है, बहुत सिंपल है, 2-3 टॉपिक्स बचे हमारे गिनती के, अब ठीक है, जिसमें से एक तो टॉपिक ही नहीं है, टाइम पास टॉपिक है, खाली फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। लास्ट में मैं सारी चीज बोल के आपको क्या बोलूंगा, फॉर्मूला याद रखना है। अब इमेजिन करो कि ये बच्चा है, इसने पत्थर को पकड़ रखा है, तुम बोलोगे भैया अर्थ इस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रही होगी, ऑब्वियसली अर्थ क्या कर रही होगी, इस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रही होगी, लेकिन उसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है, हाथ से जो फोर्स लगाया जा रहा है, हाथ से जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको बैलेंस कर दे रहा है, तो पत्थर नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये बच्चा इस पत्थर को फेंक दे, द स्टोन इन आवर हैंड वाज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट इट वाज बैलेंस्ड आउट बाय द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
एज अ रिजल्ट द स्टोन रिमेन्ड एट रेस्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। अभी देखो ध्यान से, पत्थर अगर मैंने ऐसे कर दिया, ध्यान से समझना, मेरे हाथ में ये था, मैंने ऐसे कर दिया, ये नीचे गिर गया, क्या मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया ना। तो मैं बोलूंगा जब मैं ऐसे गिरा रहा हूं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड है, मैंने ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाया। सही बात है। ये नीचे क्यों जा रहा है? ड्यू टू अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है, जो एक्सलरेट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस जगह पे जो केवल और केवल उस पर फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। एक्सलरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, ऊपर से मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने खाली पलट दिया। अगर ऐसा होता है कि केवल और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस में, ओनली 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 अर्थ का ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस, तो हम बोलेंगे कि स्टोन इज डूइंग अ फ्री फॉल। मतलब केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी चीज को खींच रहा है तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल। लेकिन किंतु परंतु जब ये पत्थर ऊपर से गिर रहा था, जब ये पत्थर ऊपर से गिर रहा था तो आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेस, फ्लूइड्स होते हैं। गैसेस क्या होता है? गैसेस को फ्लूइड्स बुलाया जाता है साइंस में। फ्लूइड्स और किसको बुलाते हैं? लिक्विड्स को भी बुलाते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड एज फ्लूइड। अगर एक फ्लूइड में एक बॉडी को इमर्स किया जाए तो वहां पे बॉइंट फोर्स लगता है फ्लूइड के कारण, तो इस पे ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। एग्जांपल से समझो, यहां पे एक पानी है, इस पानी में मैं उठा के अपने ये जो ईयरपॉड से इसको डालता हूं, तो जितना ईयरपॉड जगह लेगा पानी उतना बाहर आके गिर जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स। समझ रहे हो ना कि उतना जगह खाली हो जाएगा उसमें से, तो बॉयंट फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे क्योंकि फ्लूइड है। तो दूसरा, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह के कारण फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। तो क्या केवल और केवल फोर्स जो इस पे लग रहा है, इज इट द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, इस पे दो और एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रहे हैं। इस केस में ये प्योर फ्री फॉल नहीं है। तो ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। Thus, true free fall is possible only in vacuum. True free fall वैक्यूम में ही होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? बट अभी मैं आपको कुछ इक्वेशंस बताता हूं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नहीं पढ़ा तो मेरा फ्री फॉल का ये लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट वीडियो प्लीज जाके देख लेना। मैंने आपको क्या बोला कि जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड रहता है, मतलब u के जगह मैं 0 डालूंगा तो u हट गया। एक्सलरेशन ग्रेविटी के कारण होता है तो a के जगह g आ गया, तो यहां पे क्या बचेगा मेरा? v इज इक्वल टू जी टी। सिमिलरली यहां पे u हट गया तो ये भी t हट जाएगा, क्योंकि 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और a के जगह g डालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और सिमिलरली v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gs, क्योंकि ये तो पूरा हट गया, a के जगह g आ गया। तो नहीं समझा? समझो। द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन ये होगा, तो हमें जो 3 इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अभी जो 3 इक्वेशन बताया था ना, उसमें u के जगह 0 डालो और a के जगह g डालो, आपको ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके का एक डब्बा दिया हुआ है। ये डब्बा डू यू नो करके है, एंड मुझे लगता है कि डब्बा इंपॉर्टेंट है। ये डब्बा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ g, अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा अभी, बट एक बार आप इसको रीड कर लेना चाहिए। तो मैं यहां पे रीड नहीं करता हूं, आप रीड कर लेना। मैंने आपको क्या बोला, मान लो कि मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं एक ये माउस का मास ज्यादा होगा और इसका मास कम होगा पेन का, मैं अगर इन दोनों का ऐसे गिराता हूं तो दोनों धरती पे साथ में गिरेंगे। शर्त यह है कि फ्री फॉल होना चाहिए और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो बोले मजाक मजाक, मैं नहीं मानता। मैं बोलूंगा कि एक फेदर छोड़ो, 100 किलो का एक बॉल और एक फेदर, क्या बोला मैंने? 100 किलो का एक बॉल और एक फेदर, अगर दोनों भी गिराऊंगा तो दोनों साथ में गिरेगा, किसका मास कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलेगा भैया किस बेसिस पे बोल रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई जी का फॉर्मूला याद कर, GM अपॉन आर स्क्वायर। ये जी किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट, हमारे अर्थ के मास के ऊपर, और ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है। क्या हमने बोला कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है? कुर्सी का वजन कितना था या फिर एप्पल का वजन कितना था, क्या हमने बोला? हमने बिल्कुल नहीं बोला। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये कब होगा? वैक्यूम में होगा फ्री फॉल। प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अब ये वीडियो ध्यान से देखना। एक बॉल जिसका बहुत ज्यादा मास है, मेटल का बॉल है, और एक फेदर हम लोग एक सेम हाइट से गिरा रहे हैं इन वैक्यूम। तो देखो दोनों साथ में गिर रहा है, दोनों साथ में गिर रहा है, स्लो मोशन में आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही जो मैंने पैराग्राफ दिखाया था उसके नीचे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक है, उसको खोल के आप देख लेना। दोनों साथ में गिर रहा है।
देखा तुमने, दोनों साथ में गिर रहा है, दोनों साथ में पहुंचा सरफेस पे। आपको समझ आया बात? तो हमारे बैचेस में हम बहुत डिटेल में एक्सपेरिमेंट वगैरह के साथ पढ़ाते हैं। आप ऑब्वियसली हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, वरना यूट्यूब पे जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे काम चलाओ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्री फॉल? आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। ड्यूरिंग फ्री फॉल यू क्या होता है, अभी बताया था, आप नीचे कमेंट में बता देना आंसर। और अब हम फ्री फॉल से रिलेटेड, और ये जो हमने इक्वेशन पढ़ा था ना अभी, उन इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। कहां के न्यूमेरिकल से पहले देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला करने वाले हम लोग, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला करने वाले हम लोग, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का ई वाला करने वाले हम लोग। ठीक है, मतलब अभी आपका एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गया इतने कराने के बाद। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारे करा दिए मैंने ऑलमोस्ट। और आपको सॉल्व एग्जांपल पेज 1 करना है, पेज नंबर 12 का ये वाला। और एक और सॉल्व एग्जांपल है 2 पेज नंबर 12 का, वो भी करना है। सारे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स कवर करके मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से देखना, नोट्स डाला हुआ है हमारे ऐप के ऊपर, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। द वेरी फर्स्ट सम जो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड करना है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो मान लेते हैं कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ है और यहां से ये नीचे की तरफ गिरता है। जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसको 5 सेकेंड का समय लग जाता है ग्राउंड तक आने के लिए, और ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस ये कवर करता है ग्राउंड तक आने के लिए वो है 5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो रहा है, और जो टाइम इसको लग रहा है वो 5 सेकेंड का है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट। स्मॉल जी का वैल्यू हमें बताना है। अब देखो, क्योंकि ये जो हम सम कर रहे हैं फ्री फॉल से रिलेटेड है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है, ऊपर रेस्ट पे है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए अब ये काम करता है, सम को सॉल्व करता है स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हमें जो लिखना है वो है गिवन। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है भाई, हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो लिख देते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस चीज का वो s है, और ये हमारे पास कितना है 5 मीटर। ऐसा यूनिट में है, कोई लोड नहीं है। फिर हमें टाइम, कि टाइम कितना लगा इसको आने के लिए, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बालक को, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इस सम में हमें फाइंड करना है स्मॉल जी की वैल्यू। तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हमें स्मॉल जी का वैल्यू ढूंढना है, एक्सेलरेशन। और फॉर्मूला जो हमें इस सम में यूज होगा, हमने देखा था हमारे पास 3 फॉर्मूला है, उसमें से हम जो फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे देखो s है, u है, t है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। मैं तुम्हें कहा था कि ऐसे सम में u एक्चुअली 0 हो जाता है, तो s की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, u क्या हो गया 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कुछ भी रहे आप वो तो 0 ही हो जाएगा, वैसे 5 सेकंड का टाइम था, प्लस हाफ, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली, g का वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू है 5, तो इसका स्क्वायर। अब और s का वैल्यू भी हमें पता था, s का वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो मैं कहूंगा कि यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25। एम आई राइट? तो अब मैं एक चीज और कह सकता हूं कि यहां पे ये मैं यहां इस तरफ ले लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस है तो इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूं इस सम को, कि ज्यादा स्पेस हमारा बेकार ना जाए। ओके, तो यहां पे देखो ना, ये जो 2 है बच्चों, ये वाला जो 2 है, इस 2 को मैं अगर यहां पे लेके जाऊंगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। एम आई राइट? तो यहां पे लेके जाते हैं इसको, तो यहां पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पे बच जाएगा हाफ इंटू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहां पे हाफ नहीं बचेगा, ये 2 तो गया ना, तो खाली ये 25 बचेगा। ठीक है, ये 2 तो गया, 10 इज इक्वल टू 25 जी, यहां पे जी है। ओके, डोंट फॉरगेट कि यहां पे एक जी है, तो यहां पे जी रह जाएगा। तो अगर अब मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो मैं जी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, मुझे बताओ। यहां पे मैं खाली जी को छोड़ देता हूं, तो 10 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो ये जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 25, इट विल बी 0.4, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट, ठीक है, इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछ रहा है, देखो क्या बोला है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, एक बॉल है ये वाला, ये टेबल पे से गिरता है,
एंड रिचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। इसको यहां से ग्राउंड तक आने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मान लो कि जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। कैलकुलेट इट स्पीड, हमें यहां से इसकी स्पीड कैलकुलेट करना है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। दैट मीन्स कि हमें जो पूछा जा रहा है वो फाइनल वेलोसिटी है एंड द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो बॉल अगर टेबल पे था और ग्राउंड तक गिरा, दैट मीन्स कि बॉल ने उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया है जितना टेबल का हाइट है। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगा। अभी इन डेटा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस सम को सॉल्व करते हैं। ये सम बहुत ही सिंपल चिंदी मिंदी सम है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लेना है, ठीक है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, देखो कि टाइम दिया है हमें, सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फिर हमें दिया है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता तो हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रुका हुआ था बॉल टेबल पे, इधर उधर घूम नहीं रहा था। अब हम लिखते हैं टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है भाई साहब, हमें फाइंड करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ टेबल लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है हमें कि कितना है, ठीक। अब देखो इस वाले सम में हमें दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और दूसरा वाला जो हमें यूज करना पड़ेगा वो होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। देखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले हम पहला वाला यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब तुम मुझे बताओ v का वैल्यू मुझे चाहिए, इस वाले फॉर्मूला से हम v का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते थे, राइट। तो हम इस वाले से निकाल लेंगे, u का वैल्यू है 0 प्लस जी का वैल्यू कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 1। तो v का जो वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया वो है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया। इसको थोड़ा सा हम ब्रैकेट कर लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गया, 1 मार्क्स हमारे आ गए। अब दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन है वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी है, जी टी स्क्वायर। अभी एस का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, यही तो हमें ढूंढना है। यू का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, ठीक है। हाफ जी का वैल्यू हमें पता है 10 और टाइम का वैल्यू पता है हमें 1 का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0 प्लस ये यहां से 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो ये 5, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एस इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हम लिख देते हैं 5 मीटर। यहाँ पे तुम्हें दूसरा आंसर मिल गया। तो हाइट ऑफ द टेबल कितना है, 5 मीटर। अब तुम्हें चाहिए तो तुम नीचे लिख सकते हो कि स्पीड ऑन रीचिंग, ठीक है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, and height of the table is 5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो 5 मीटर था वही हाइट ऑफ द टेबल था। तो ये वाला सम भी हमने फाइनली कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 500 मीटर। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, तो ये जाएगा और ये 500 मीटर तक ऊपर गया। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे जाकर के उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। What was its initial velocity? हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है कि भाई साहब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। How long will the object take to come back on the earth? अब मान लो कि ऊपर गया, ऊपर जाने का टाइम और फिर नीचे आने का टाइम, तो टोटल टाइम कितना टाइम उसको लगेगा नीचे आने में। तो पहले तो ऊपर जाएगा और उसके बाद ही नीचे आएगा, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, हमसे टोटल टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। अज्यूम करो जी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल टाइम हमें निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी हमें निकाल लिया है इस समय। चलो फिर सॉल्व करते हैं, बहुत ही चिंदी सा समय, ये भी फट से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं गिवन, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है भाई साहब, हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है इन लोगों ने कि भाई 500 मीटर का हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिर हमें कह रहा है कि जी का जो वैल्यू तुम्हें लेना है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। लेकिन देखो क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको निगेटिव लेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमें पता है 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर जाकर के फाइनली रुक जाएगा।
ओके, हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें यहां पे फाइंड करना है बालकों, सबसे पहले तो हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है और हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, ठीक है? तो टोटल टाइम हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, याद है आप लोगों को? इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो है वो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन, हमारे पास एस है, जी है, वी है, हम फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है यू निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। देखो सबसे पहले मैं सारे इक्वेशन बताता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तुम यहां पे लॉजिकली सोच के देखो, अगर तुम्हें u का वैल्यू चाहिए, तुम्हारे पास v का वैल्यू है, a का वैल्यू है, लेकिन क्या तुम्हारे पास टाइम है? नहीं है। तो इस इक्वेशन को तुम अभी यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, दूसरे वाले में तो है ही नहीं वैल्यू, ठीक है? तो हम यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब यहां पे जीएस। और दूसरा, जब हमारे पास एक बार हमारे पास u का वैल्यू होगा तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू वी रहेगा हमारे पास, u है मिल जाएगा हमें, ठीक है, प्लस g हमारे पास है ही, t हम ढूंढ सकते हैं फिर यहां से, तो यहां से हमें t मिल जाएगा। और भाई दूसरा हमें टोटल टाइम निकालना है, ठीक है? तो जो टोटल टाइम होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा 2t। अब बताता हूं इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा फिर ही नीचे आएगा, तो जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जितना टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे की तरफ आने में भी लगता है। चलो, तो इसी लॉजिक के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है? तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो, उसमें हम सबसे पहले हमारा तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब मुझे बताओ v का वैल्यू कितना था? 0, तो ये गया। u का वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो ढूंढना है हमें। प्लस 2 का वैल्यू 2 है, 10 का वैल्यू g का वैल्यू -10 है, और s का वैल्यू है 500। सही है, सारे वैल्यूज डाल दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 100 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 10,000 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और अब मैं u का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सीधे कर देता हूँ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव 10,000 हो जाएगा, सिंपल मैथ्स। और u का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालने जाऊँ तो अंडर रूट में डालेंगे और ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो u का वैल्यू मुझे मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी। एक चीज हमारे हाथ में है, अब u का वैल्यू हमें मिल गया, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास u है, ठीक है, हमारे पास v है, देखो हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमारे पास g है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक? और इसको निकालने के लिए हम जो इक्वेशन का यूज करेंगे वो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन है। चलो, तो हमारे इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब बताओ बच्चों, हमारे पास v का वैल्यू है, v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू हमारे पास कितना है? 100, प्लस g का वैल्यू कितना है हमारे पास? -10, और t का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई साहब, हमारा जो 10t होगा वो हो जाएगा 100 के बराबर, तो t का जो वैल्यू होगा वो होगा 100 डिवाइड बाई 10। तो यहां से हम कह सकते हैं कि t का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 सेकेंड्स में लिख सकता हूं यहाँ पे कि 10 सेकेंड लगेगा मुझे, ठीक? अब इसी लॉजिक को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और हमें पता है कि जो हमारा एक्चुअल टाइम होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 10 सेकेंड आया है, लेकिन टाइम टोटल, हमें जो टोटल टाइम निकालना है उसका हमने एक चीज लिखा था कि टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t। इस लॉजिक से 2 मल्टीप्लाई बाई टी का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड्स, ठीक है? अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है किसी ऑब्जेक्ट को, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है? वही टाइम होता है डिसेंट का, डिसेंट की स्पेलिंग DESCENT, ठीक है? तो टोटल टाइम हमें मिल गया, तो इसको भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में डालना है तो डाल दो, और यहाँ पे लिख दो फिर कि भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी जो है, इस सब में आंसर फाइनली लिखना होता है हमें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वाज हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टेकन टू कम बैक, एंड टाइम टेकन टू कम बैक टू अर्थ। जब हमने 500 मीटर ऊपर तक फेंका तो अर्थ तक आने के लिए इज 20 सेकेंड्स। ये सब भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, और बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व एग्जांपल्स में रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद ट्राई करो। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देखो कि एक आयरन बॉल है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास 3 kg है, और उसको हम रिलीज कर रहे हैं एक हाइट ऑफ 125 मीटर, और वो फ्रीली गिर रहा है टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट। तो सबसे पहले सबको समझते हैं कि हमारे पास लेट से कि एक आयरन का बॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये आयरन का बॉल है हमारा। ये आयरन का बॉल जो है हमारा वो कहाँ से हम छोड़ रहे हैं, हाइट 125 मीटर से, तो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, राइट, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे जो आयरन बॉल का मास दिया है हमें, वो मास हमें दिया है इन लोगों ने कि 3 kg का आयरन बॉल है, और उसको हम एक हाइट से छोड़ रहे हैं 125 मीटर, राइट, 125 मीटर से, और वो फिर ग्राउंड पे गिरेगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही होने वाला है। और फिर हमसे कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम 9.8 नहीं लेंगे, जो वैल्यू दिया है हमें वही लेना है, ठीक। अब पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब हमसे टी पूछ रहे हैं लोग कि भैया टी कितना होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन काफी मजेदार है, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब जितना भी टाइम इसको लगेगा यहाँ पे गिरने में, लेट से कि इसको 10 सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक गिरने में, तो 5 सेकंड जब होगा तो वो बॉल का हाइट क्या होगा, क्या वो बीच में होगा, क्या वो यहाँ पे होगा, क्या वो यहाँ पे होगा, तो ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो हम लिख देंगे कि भैया हमें हाइट निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। कब निकालना है हाइट हमें, जब टाइम होगा हाफ, जब टाइम t/2 होगा तो हमें हाइट निकालना है, ठीक है। ये बड़ा ही मजेदार वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग करेंगे और हमें बहुत मजा आने वाला है सम सॉल्व करने में। तो सीधे सॉल्व करते हैं अब। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ व्हाइट कलर का पेन, एंड लिख देते हैं हम लोग गिवन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन। तो गिवन क्या क्या है बालकों हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन में दिया है, सबसे पहले मास दिया था हमें, तो हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास जो मास है इस सम में वो कितना है, मास m इज इक्वल टू 3 kg, 3 kg का मास दिया हमें। फिर हम लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट, बताइए हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें दिया है इन लोगों ने s इज इक्वल टू 125 मीटर, और फिर हमें g का वैल्यू इन लोगों ने दिया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड ही होगा खाली, ठीक है। यहाँ पे 10 क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, ये मिट गया, चलो यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, इससे टिचिक टिचिक, ओके। तो ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस सब में हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें इस सब में फाइंड करना है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है यहाँ पे पहले, सबसे पहले टाइम, क्योंकि जब टाइम पता होगा तभी आधे टाइम पे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा जो हमें पता करना है कि हाइट जब t/2 आधा टाइम हो रहा होगा, तो ये तीन चीजें हमें पता करनी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसमें हम कौन से फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो देखो, इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना है, जिसमें से दो फॉर्मूला होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे डिसाइड करते हैं, गिवन के ऊपर डिसाइड होता है। फिर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, और सीधे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम अब केसेस बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि तीन चीजें निकालने तो हम तीन केस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ केस 1। अब केस 1 में हमें क्या निकालना है भाई, केस 1 में सबसे पहले तो हमें निकालना है कि भाई बताओ हमें कि टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहला वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो, s का वैल्यू हमें पता है, जी हाँ बिल्कुल पता है 125, u का वैल्यू हमें पता है 0 मल्टीप्लाई बाई टी, प्लस हाफ का वैल्यू हमें हाफ ही है, और g का वैल्यू हमें पता है 10 है, और टाइम हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग टी स्क्वायर ही रहने देता है, ठीक है। अब बताना मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 125 इज इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा गया, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5t², राइट, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 5t²। अभी यहाँ पे तुम सिंपली सॉल्व कर सकते हो, t² की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, t² का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा 125 डिवाइड बाई 5, और सिंपल हो गया। तो t² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 को 125 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा लगभग आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग आ जाएगा 25।
तो यहाँ से आपको टी का एक वैल्यू मिल जाएगा, वो है 5। तो 5 सेकेंड ये तुम्हें टी का वैल्यू मिल गया। तो पहले वाले केस का आंसर हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले वाले केस के लिए आंसर। येलो कलर से लिख रहा हूं मैं कि पहले का आंसर है हमारा कि टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, इज 5 सेकेंड। 5 सेकंड का समय लग जाएगा हमारे बॉल को ग्राउंड पहुंचने के लिए। और देखो बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल आप चाहते हो कि मैं फिर से एक बार कराऊं, खाली न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं केस नंबर 2, जहां पे हमें दूसरे वाले का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, चलो। तो अभी दूसरे वाले केस में हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें पता है v का वैल्यू कितना होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ये तो निकालना है। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है, 0 है, और g का वैल्यू था 10, और टाइम अभी अभी हमने निकाला 5। तो क्या हो जाएगा ये 50। तो v का वैल्यू में कितना मिल गया, 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि भाई v का वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। निकालना था ना हमें v, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो लिख देते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी, ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे 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 बादलों में डाल देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, गुड, वेरी गुड। अभी हमें अगला जो टॉपिक निकालना है इसमें, वो है केस 3। और केस 3 में थोड़ा मेहनत मजदूरी करना हमें, तो अलग कलर का पेन ले लेते हैं। केस 3 में हमें जो निकालना है वो है कि भाई हाफ टाइम। तो मुझे बताओ, टाइम तो तुम्हें पता ही है सबसे पहले, तो इसका हाफ टाइम कितना होगा बताना मुझे। टाइम को डिवाइड कर दो 2 से। तो टाइम तुम्हें पता है 5 सेकंड है, इसको जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर, 2.5 सेकेंड्स। ये मुझे टाइम मिल गया। अब मुझे निकालना है कि भाई 2.5 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहां पे एक लाइन मारता हूं। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहां पे, अब जो मुझे निकालना है इस समय वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पे हमें s का वैल्यू निकालना है, तो u का वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ, जी का वैल्यू हमें पता है 10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, टाइम का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारे पास 2.5 स्क्वायर। बच्चों बहुत सिंपल है एस का वैल्यू निकालना। यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 5, 2 डिवाइड बाई 10 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर बताना क्या हो जाएगा 6.25। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.25 मीटर। तो देखो आधा वादा नहीं है, 31.25 मीटर, ऐसा कुछ भी अजूम करके मत लिख देना। ठीक है, ये हमारा निकल गया यहाँ पे फाइनली आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम। ठीक है, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इज इक्वल टू 125। टोटल 125 था, ठीक है, माइनस इसको निकाल दो आप 31.25। ठीक है, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 93.75 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है। तो हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हो 93.25 मीटर, ऐसे करके आप आंसर भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर नहीं है, प्लीज रिमेंबर, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो बॉल है हमारा, वो बॉल एक पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो समझो इस बात को, बॉल यहां से यहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसमें हम बोल रहे हैं कि जब आधा टाइम हुआ था तो यहां तक था। ओके, इस पोजीशन तक लेट से कि आधा टाइम तक था। तो टोटल में से जब हम आधे टाइम का निकाल लेंगे तब हमें एक्चुअल पता चलेगा कि बॉल कहां पे था। टोटल में से आधे टाइम पे जो भी आया हमारा, उसको जब हमने निकाल लिया तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि बॉल हमारा कहां पे था, किस पॉइंट पे। तो ये वाला भी सम हो चुका है हमारा, और इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट काफी सारे सम कर लिए हैं। बस ये वाला एक सम है
A tennis ball is thrown up, reaches to a height this much before coming to down. What is the initial velocity? How much total time will it take? Assume g. तो मैं ये जो है ना, ये तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल वाला ही है, बट मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग अपना होमवर्क करो। सेम टाइप का सम हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो बहुत सारे सेम टाइप के सम्स करने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा होमवर्क है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले थ्योरी पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने न्यूमेरिकल्स कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस टॉपिक में मैं आपको बोलूंगा कि अगर चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो जो मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G-m/m/r+h, ठीक है, आपको बस वो याद रखना है। बाकी मैं प्रयत्न करके देखता हूं कि आपको समझता है कि नहीं समझता। ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के ऊपर द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन स्टेट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। 9th स्टैंडर्ड वर्क एंड एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो उसके स्टेट के कारण या फिर उसके पोजीशन के कारण, जैसे एक डैम, जब पानी होता है ना जिस डैम में, उस डैम में जो वाटर स्टोर्ड है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। एक तीर धनुष मैंने लिया और वो धनुष को, तीर को मैं इस तरीके से खींचता हूं धनुष के ऊपर, तो वो जो आगे जाएगा दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी स्टेट के कारण या फिर किसी भी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अर्थ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, बट जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता है। तुम बोलोगे भैया ऐसे कैसे? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आपने 9th में पढ़ा होगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। अब मान लो कि एक पत्थर है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उसकी हाइट कितनी होगी? 0 हाइट होगी उसकी, ये हाइट 0 होगी क्योंकि वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है। तो यहां पे इस फॉर्मूला में mgh में अगर m कुछ भी रहने दो, g कुछ भी रहने दो, हाइट अगर मैं 0 डाल दूंगा तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। तो किसी भी चीज के ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है, ये बात याद रहेगा। दूसरा, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लेके जाता हूं, मतलब कुछ ऊंचाई पे लेके जाता हूं, दैट हाइट कैन बी एनीथिंग, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, एनीथिंग, तो h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो उसका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा mgh, ये बात याद रखना, ठीक है। हाइट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आंसर आएगा, मास और ग्रेविटेशन की जो वैल्यू हो। लेट से कि कोई जो पत्थर है उसका वजन है 1 किलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका है 9.8 मीटर और उसको मैं लेके गया हूं 100 मीटर के ऊंचाई पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 980। क्या हो जाएगा? 980 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 98 को 10 से 9.8 10 से मल्टीप्लाई करते तो 98 आ जाता, और फिर 10 से तो 0, 980। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता। समझ आ गया? ये तो जनरल है। अब एक केस सुनो, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और आप मान के चलो कि आपको पता है ना कि जी टू बी कांस्टेंट, हम जी को कांस्टेंट लेके चलते हैं। मैंने आपको बोला था ना जी का एक एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमारा अर्थ का रेडियस है और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा रेडियस से अंदर होगा। मतलब यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। मतलब अगर ये रेडियस है और इन सबको अगर मैं हाइट बोलता हूं तो ये हाइट हमेशा छोटा होगा रेडियस से। तो फॉर्मूला हम mgh लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब अगर अर्थ के अंदर है, इस केस का मतलब क्या है? रेडियस के अंदर है, अर्थ के रेडियस के अंदर है, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर है, तो हमारा फॉर्मूला mgh होगा। अब तुम बोलोगे भैया दूसरा केस अगर बाहर चला गया, अर्थ का रेडियस इतना है लेट से, लेकिन हमारा जो हाइट है वो इतना है, तो अर्थ के सरफेस से बाहर चला गया। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है जी का वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में हमने पढ़ा था। और अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो हम मान लेंगे कि जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे, सबसे पहले सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन पहले क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी का वैल्यू घटेगा। ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो घटते जाएगा। हाइट के बढ़ने के साथ आपका पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा। और क्योंकि जी का वैल्यू एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा, बहुत दूर जाके 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप 0 डाल दोगे तो आपका क्या होगा? फाइनल आंसर 0 हो जाने वाला है। समझ गए? अर्थ से बहुत दूर चलेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आखिरी बात कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सर्टेन हाइट, लेकिन आपने बोला कि भैया हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना भी चाहिए, तो एक सर्टेन हाइट पे रहेगा तो आंसर क्या होगा? तो द फॉर्मूला इज दिस, याद रखना।
एट सर्टन हाइट द फॉर्मूला इज दिस। बस इतना ही आपको याद रखना। अगर बाकी सारी चीजें समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी इट्स फाइन। एक और तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजों को ना समझना बहुत जरूरी है। इसका आंसर नीचे कमेंट में बताना। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जी डिक्रीजेस हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज डैश। यहां तक समझ आया? मैं तुम लोग को एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं उसे बुक के बारे में बता रहा था तो मुझे बताना था तुम्हें, लेकिन मैं भूल गया बताना। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। देखो यहाँ पे ये वो बुक वाला कोर्स है, आपको ऐसे जाना है इसमें, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे, फॉर्म वगैरह भर लेना। अगर आपने पहले से ऐप डाउनलोड कर लिया है तो ये फॉर्म आपको बोलेगा कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो ऐप से ही करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। हमारे पास ना एक प्यारा सा बैच है, मैं बता रहा हूँ जस्ट ऐसे, तुमको लेना है तो तुम ले सकते हो, ऐप पे जाओ, वेबसाइट से खरीद लेना डायरेक्ट। उस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, जद्दी बैच नाम रखा है उसका। ये शायद बाद में आपको ना भी दिखे अगर आप बहुत बाद में देखोगे, क्योंकि इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट ही लेने वाले हैं। अगर आपको दिखेगा तो आप ले लेना इफ यू वांट तो। अगर आप भी इस चीज को लेकर स्ट्रगल करते हो ना कि मुझे जेई नीट आईआईटी नीट वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना हो, मैं 9th 10th से करना चाहता हूं, बट मैं 10th में आ गया हूं, 9th में तो मैंने कुछ नहीं किया, बट दुनिया कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, तो ये बैच आपके लिए। इसमें आपको पूरा फंडामेंटल एनसीईआरटी और बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वो सारे कराए जाएंगे। यू कैन एनरोल इन दिस। प्राइस मैं मानता हूं कि थोड़ा ज्यादा, 10,000 का। वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे पढ़ाया जाएगा, तो आपका बोर्ड के साथ ये मैनेज भी हो जाएगा। डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाने वाला हूं, आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं एकदम डिटेल में, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई एफर्ट नहीं डालना आपको, ठीक है? आप इस बैच में आ जाओ, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी। समझ गए? तो ये जिद्दी बैच है, काफी कुछ जिद्दी लोगों के लिए। इस बैच में बहुत लिमिटेड बच्चे हम लेने वाले हैं। अगर आपको दिख जाएगा तो मान लो कि एडमिशन चालू है, नहीं दिखा तो समझ जाना एडमिशन खत्म हो चुका है, ठीक है? ऐप के ऊपर और हमारे वेबसाइट पे दिख जाएगा। हमारा वेबसाइट ये है easylearning.live, ठीक है? चलो इसको बंद कर देता हूं, ऐसी बात बात में दिमाग में आया तो बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, स्केप वेलोसिटी और इसका एक न्यूमेरिकल। स्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता है कि अगर इस बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो एक सर्टन हाइट पे जाके बॉल क्या होगा, रुक जाएगा और फिर गिरेगा। मतलब एक सर्टन हाइट तक पहुंचने के बाद इस पे मैंने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया, जितनी जोर से मैं फेंकूंगा उतना ऊपर जाएगा। ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, एक सर्टन हाइट पे जाके रुकेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो मान लो कि मुझे किसी चीज को या माउस को मुझे क्या करना, अर्थ के बाहर भेजना है। मुझे क्या करना है, इस माउस को अर्थ के बाहर भेजना है, तो मुझे उतना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से देखना, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना इनिशियल वेलोसिटी दिया, नीचे से कितने जोर से फेंका। तो वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ags। अब देखो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी वगैरह का कुछ है। अगर v का वैल्यू 0 है, क्योंकि एक सर्टन हाइट पे जाके v का वैल्यू 0 हो रहा है, a का वैल्यू निगेटिव क्यों है, आपने न्यूमेरिकल्स किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो हम एक्सेलरेशन का वैल्यू -g लेंगे, ठीक है? अब अगर आप ये पुट कर, टेक्स्ट बुक में कुछ दिया हुआ वही पुट कर रहा हूं मैं। v का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, u एज इट इज यहाँ पे स्क्वायर रहने दो, ठीक है, 2 एज इट इज, एक जगह -g और s डाल दिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो हमारा बॉल जा सकता है वो कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अगर जोर से फेंकते हैं, जितना जोर से हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक हमारा वो जा सकता है। तो मैक्सिमम वो जा सकता है, आप इनिशियल वेलोसिटी डाल देना, g का वैल्यू डाल देना, आपका आंसर मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पे स्क्वायर है वैसे, ठीक है? इस फॉर्मूला से आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा कि कितनी जोर से फेंकूंगा तो कितनी दूर तक जा सकता है। होता है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बॉल कैच खेलते हैं, तो जब हम कैच वगैरह खेलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बॉल को फेंकते हैं तो कितना ऊपर जाना है, वो डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहे हो। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कुछ नहीं इस फॉर्मूला में। टेक्स्ट बुक में लिखा था इसलिए बता दिया। अब यहां पे ध्यान से सुनो, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, कितना कम से कम जोर से मैं फेंकूं, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को चाहिए होता है जो कि प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, टू ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाके गिर के नीचे क्यों आता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अगर मैं चाहता हूं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम करके बाहर चला जाए, कहां चला जाए, वापस ना गिरे और अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाए, तो उसको मैं स्केप वेलोसिटी बोलूंगा। उस मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी को मैं स्केप वेलोसिटी बोलूंगा। मैं और सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं। मेरी इच्छा है, ध्यान से सुनो, मेरी क्या इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं इस माउस को अर्थ के सरफेस के बाहर फेंकूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितने भी जोर से फेंकूं एक समय के बाद ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो मैं कितने जोर से फेंकूंगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्केप करके ये मेरा माउस बाहर निकल जाएगा। उस मिनिमम जो मैं कितने जोर से फेंक रहा हूं, कितना इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं, उसी को मैं बोलता हूं स्केप वेलोसिटी। समझ गए? डिनोटेड बाय वी स्केप या फिर VSC या फिर VSP, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्लेन कर देता हूं। उसमें दो केसेस है। मान लो कि एक चीज है जो आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर है, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर
1 तो कुछ भी नहीं होगा, नीचे 2 है खाली, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एट सर्टन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस GM/R, ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेता हूं कि मैंने नोट्स बनाते हुए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। चलो सही है, ठीक है, माइनस GM/R बिल्कुल सही है, ठीक है। इन चीजों को अगर मैं दोनों का टोटल एनर्जी अगर मुझे चाहिए, E1 बोल देता हूं मैं, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी मेरा ये हो जाएगा, इसको लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बाद में लिख दिया, ठीक है। चलो अब दूसरा सुनना ध्यान से, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल एनर्जी भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह इनफाइनाइट आएगा, तो जो आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। देखो कैसे, आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि लेट्स से x, ठीक है, अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, तो अगर मैं जीरो उधर भेजता हूं और इसको इधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, x अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अगर यहां पे टोटल एनर्जी निकालूंगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एंड दैट विल बी जीरो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज जीरो। अब मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब दोनों एनर्जी सेम होगा, E1 इज इक्वल टू E2। E1 का वैल्यू कितना था, mv² अपॉन 2 माइनस GM/M/R इज इक्वल टू जीरो। अब इस वाले पूरे टर्म को अगर मैं उठा के उस तरफ भेजता हूं तो ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो mv² अपॉन 2 इक्वल टू GM/M/R, नेगेटिव था उस तरफ आया तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, राइट, स्मॉल m कैंसिल, बचा क्या, v² अपॉन 2 GM/R। इसको अगर मैं थोड़ा सा गणित लगाऊं, ये 2 को अगर उधर भेज दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 GM/R। और अगर मैं यहां से क्या करूं, ये v को वैल्यू को अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो ये √2gr हो जाएगा। तुम बोलोगे कैसे, यहां पे आप चाहिए तो एक फॉर्मूला, यहां पे दो फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा √2gm/R, और दूसरा जो फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा √2gr। आप बोलोगे भैया ये वाला फॉर्मूला आप कैसे आया, ये तो समझ आ गया, ये कैसे आया, तो देखो बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्या किया, यहां पे मैं कर देता हूं, GM/R है, यहां पे 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया हमने R से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या मैथ्स में, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पे नीचे क्या हो जाएगा फिर, अब मुझे बताओ, नीचे क्या हो जाएगा, 2GM, यहां पे R रहने दो, ठीक है, नीचे हो जाएगा R²। अब ये वाला जो मैंने लिखा है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, GM/R², ये क्या होता है, तुम बोलोगे ये तो स्मॉल g होता है भैया, ये क्या होता है, ये स्मॉल g होता है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 2 है, यही सबको अंडर रूट में डाल दो बस, तो क्या हो गया, 2gr। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया। v इज इक्वल टू √2gr। स्किप वेलोसिटी ऑन द अर्थ अगर मुझे निकालना होगा तो g का वैल्यू क्या है, 9.8 मैंने डाल दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, इतना है, वो भी मैंने डाल दिया, तो मुझे जो आंसर मिलेगा फाइनली वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे स्केप मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि v स्केप है, ऊपर से मैंने लिख के आया था, तो यहाँ पे जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकंड में अगर इसी को मैं किलोमीटर पे निकालने जाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से या फिर 1000 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में, दोनों में वैल्यूज याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। एक इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूं, वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी इज डैश, नीचे कमेंट में आंसर बताना आपको। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉल्व एग्जाम्पल में, आप बहुत ध्यान से देखना, हमने पूरा करा है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये आपके सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 4। स्केप वेलोसिटी पे हमारा ये पहला न्यूमेरिकल है और आखिरी भी न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन दैट द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं हम मून बना लेते हैं सबसे पहले, तो भाई साहब ये हमारा मून है, ठीक है, और इस मून का जो हमारे को रेडियस दिया है वो रेडियस बनाते हैं अब यहाँ पे। इस मून का जो हमें एक रेडियस दिया, और रेडियस का वैल्यू कितना है भाई, 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये हमारा इस मून का रेडियस दिया है, मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो हमें मास दिया है वो मास है 7.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 kg। अब मान लो इतना वैल्यू है, तो मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से बाहर निकालना है, मतलब मान लो इसको मुझे इससे बाहर निकालना है, तो मुझे इस पे कितना स्केप वेलोसिटी लगेगा, ये मेरा सवाल है। एक काम करते हैं, वही तरीका यूज करते हैं जैसे हम तब से सॉल्व करते हैं, गिवन वगैरह लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं व्हाइट कलर का पेन ले लेता हूँ क्योंकि मजा आ जाए लिखने में। और बताओ मास कितना दिया हमें,
तो भाई साहब हमें मास का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया हमें 7.34 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, और फिर हमें रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमें दिया है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटी ऑन मून कितना होता है, तुम सबको याद है? 1/6 दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। इस हिसाब से अगर मैं लेने जाऊं तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.77, ये आंसर आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा ग्रेविटी ऑन मून। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है भाई साहब वी स्केप। वी स्केप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, ऊपर में लिखना भूल गया, फॉर्मूला क्या होगा, वी स्केप इज इक्वल टू ये वाला लेते हैं √2GR। अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलो करते हैं, √2GR ये फॉर्मूला ले लिया हमने, अब वैल्यूज डाल देते हैं, 2 स्टेप में तो खत्म हो जाएगा सब। तो वी स्केप इज इक्वल टू √2 का वैल्यू 2, G का वैल्यू कितना है हमारा 1.63 अभी हमने निकाला था, मल्टीप्लाई बाय R का वैल्यू कितना है 1.74 इंटू 10⁻6, ये सारा ही स्क्वायर रूट में है। तो वी स्केप तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, अब वी स्केप इज इक्वल टू, यहां से जैसे स्क्वायर रूट से हटाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.37 और ये हो जाएगा 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ये था, तो वी स्केप का वैल्यू तुम्हें ये मिल गया। ठीक है, अब ये हमारा जो आंसर है मीटर पर सेकेंड में है, इसको हम चाहिए तो किलोमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली डिवाइडिंग बाय 10⁻3। तो हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में ही रखते हैं आंसर को। और ये कैसे करते हैं, तो इसका मेथड ऐसे वाला एक तुमने सीखा होगा, स्क्वायर रूट मेथड, जिसमें आप लिखते हो कि भाई ये 5.67 है, इसको मैं 2 से निकाल सकता हूं, तो मैं कहता हूं 2×2=4। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक 2 लिखता हूँ, फिर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, फिर ये वैल्यू नीचे चला जाता है, 1 है यहाँ पे, ये 6 आ जाएगा। तो इस वाले मेथड से आप कर सकते हो, ये प्लीज अपने मैथ्स के टीचर से आप सीख लेना। बाकी यहाँ पे हमें सीधे आंसर लिख देना है, द आंसर इज कि escape velocity on moon will be on moon is 2.37 और यहाँ पे हम 2.37 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, हमने मीटर पर सेकेंड में निकाला है, तो इसके लिए आंसर को हम मीटर पर सेकेंड में ही रहने देते हैं। चलो एनीवेज में तो यहाँ हमने ये कर लिया, और एक छोटा सा टॉपिक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वेटलेसनेस इन स्पेस। इसको रीड करना बहुत इजी है, मैं एक बार रीड करके समझा देता हूं आपको। स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है स्पेस क्राफ्ट में, वो हमें लगता है कि फ्लोट कर रहा है, मतलब उसका कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस हो गया है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे मन में सवाल आ सकता है। अब देखो, जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो जब एक हाइट पे चला जाता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो जी का वैल्यू वहां पे जीरो नहीं होता है, नॉट जीरो। जैसे जैसे एक हाइट पे जाएगा जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि उतना ऊपर भी नहीं जाता है वो स्पेसक्राफ्ट, एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं चला जाता है किसी को लेकर के। अब स्पेस स्टेशन में जो लोग हैं, मतलब उसके अंदर जो भी लोग हैं, उनके ऊपर जो जी होता है वो केवल 11% कम होता है नॉर्मल सरफेस के वैल्यू से। मतलब हम सब पे जो वैल्यू लग रहा है जी का, उससे बस 11% लेस होता है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते वो। ठीक है, इसीलिए thus the height of the spacecraft is not the region of the weightlessness। अब क्योंकि उस पे जी तो लग रहा है, तो किसी हाइट पे, ऊंचाई पे है, इसके कारण वेटलेस हो गया है, ऊपर कुछ भी ग्रेविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे समझाना क्या चाह रहे हैं कि ऊपर में ग्रेविटी नहीं लगता, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, ऊपर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, थोड़ा कम लगता है लेकिन लगता जरूर है। अच्छा, तो वेटलेसनेस क्यों है, तो यहां पे लिखा है देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। अब मैंने आपको फ्री फॉल समझाया था, फ्री फॉल मतलब क्या होता है, केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ गिरना। तो वो लोग भी फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वैक्यूम तो है ना, ऊपर वैक्यूम तो है, तो वो फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर फ्री फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिर क्यों नहीं जाते, ऊपर कैसे है? तो इसके पीछे का कारण है, दो द स्पेसक्राफ्ट इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जैसे मैंने मून वाला एग्जांपल आपको बताया था कि वो ऐसा गोल 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 घूम रहा है, इसलिए नहीं गिरता, समझ रहे हो? तो उसके पास एक वेलोसिटी है, इसलिए वो फ्री फॉल उसका गिर भी नहीं रहा है वो, समझ गए? अलोंग द ऑर्बिट, समझ गए?
ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो फ्री फॉल में है। लेकिन वो फ्री फॉल में होने के बावजूद भी गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसमें वो ऑर्बिट में घूम रहा है, स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर के इंसान भी। एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल हमने देखा था कि मास पे डिपेंड करता नहीं है, हमने देखा था ना कि एक फेदर और एक मास साथ में गिरा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल इज सेम फॉर द स्पेसक्राफ्ट एंड द ट्रैवलर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसक्राफ्ट। तो मान लो कि मैं एक स्पेसक्राफ्ट में हूं और मेरे पास ये माउस है, ये पेन है और मैं हूं, हम सबका मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फ्री फॉल में। फ्री फॉल में इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे क्या प्रॉपर्टीज है, मेरे क्या मास है, सबके लिए सब एक बराबर है। अगर वैक्यूम हुआ तो, जो मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, Thus, if a traveler releases an object from her hand, अगर मान लो कि मैं एक स्पेसक्राफ्ट में हूं और अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो मैं और ये साथ में जाएंगे तो ये मुझे सामने सामने दिखेगा। आप इमेजिन करो कि मैं 80 किलो का हूं, 80 नहीं, मैं उसे 70 किलो का हूं, मैं 70 किलो का हूं और आप मान लो 35 किलो के हो और हम दोनों वैक्यूम में ऊपर से फ्री फॉल करते हैं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देख सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हम दोनों के मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या आपको ये लगेगा कि मैं गिर रहा हूं? नहीं। क्या मुझे लगेगा कि आप गिर रहे हो? नहीं। समझ में आ गया? और यही यहां पे दिया है, यही रीजन है वेटलेसनेस का। आपको ऐसा लगता है कि वेटलेसनेस है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। गॉट इट? अगर सब कुछ समझ में आया तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं कि हमारे कौन से बैचेस हैं, हम क्या क्या देते हैं, बुक के बारे में भी बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो गो एंड गेट इट ऑर्डर्ड फॉर योरसेल्फ, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। एंड अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच या फिर लक्ष्य आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो तो जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।